हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में हम वैलेंसी की बात कर रहे थे, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और इसमें एक वर्ड पढ़ा था अपन ने, वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, वो सब हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी, मतलब वेरिएबल वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इन ऐसे एलिमेंट जिनकी एक से ज़्यादा क्या है, वैलेंसी है। लाइक आयरन, आयरन इट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेरम से लिया गया है, जिसका सिंबल Fe होता है, जिसमें इसकी वैलेंसी होती है 2,3। ये आपको लर्न होना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। यू जस्ट हैव मग अप दिस पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात हम करें, हाँ, जैसे टिन की वैलेंसी हमारे पास होती है बच्चों 2,4, लेड की होती है 2,4। ये दोनों वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे आयन के बारे में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एटम एग्जिस्ट करता है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, आयंस। ठीक है, आयन क्या होते हैं बच्चों? आयन दो टाइप के होते हैं, आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज आयन और एक होता है नेगेटिव चार्ज आयन। तो लिख सकते हैं डेफिनेशन, एन आयन इज ए पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज एटम, चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम। तो आयन क्या होता है बच्चों? पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम होते हैं, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज एटम सिंगल एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होता है, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। आयन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे पास केटायन, क्या होता है बच्चों? केटायंस, और एक होता है हमारे पास एनायंस, ठीक है। दिस इज ए फर्स्ट टाइप, दिस इज सेकंड टाइप। दो टाइप के होते हैं हमारे पास केटायन, सॉरी एनायन, केटायन और एनायन। केटायन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, जिसे हम पॉजिटिवली बोलते हैं या बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, ठीक है। केटायन का मतलब होता है बच्चों कि न्यूट्रल एटम से क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो सब क्या होंगे? केटायन होंगे। न्यूट्रल एटम का मतलब होता है बच्चों जिसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके ऊपर एक भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, वो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल एटम की कंडीशन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर, एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कौन कौन से होते हैं जो केटायन होते हैं हमारे पास। जैसे सोडियम प्लस आयन, Na+, देखिए प्लस है, एक हो सकता है Cl-, नाम सुनो, एक हो सकता है F- आयन, ठीक है, एक हो सकता है Br- आयन। ये सब हमारे पास क्या है? सॉरी, ये केटायन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वाले सब क्या होंगे? केटायन होंगे। जैसे आप देखें, लिथियम प्लस, केटायन की बात कर रहे हैं, Mg+2, ठीक है, सॉरी वो उसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव तो एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। और देख सकते हैं B+2, ये सब हमारे पास क्या होंगे बच्चों? केटायन होंगे, राइट। तो केटायन बनाते कौन है? तो नोट डाल के सकते हैं, ऑल मेटल आर, जो जितनी भी मेटल्स होती है, मेटल्स आर फॉर्म्ड केटायन। तो लिख सकते हैं जितनी भी, ये सब क्या है हमारे पास? मेटल्स है, मेटल्स फॉर्म्ड केटायन, ठीक है। मेटल्स फॉर्म केटायन, मेटल्स क्या करती है? केटायन का फॉर्मेशन करती है। दूसरा पॉइंट, एनायन। तो एनायन के केस में क्या लिखेंगे? इसका उल्टा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
न्यूट्रल एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन कराओ, जैसे फॉर एग्जांपल Cl माइनस, जनरली नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन, Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, ठीक है, O2 माइनस, ठीक है, N3 माइनस, ये सब क्या होते हैं हमारे पास, एनायन का फॉर्म करती हैं। यहाँ लिख सकते हैं जनरली एनायन कौन फॉर्म करती है, नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन, जनरली, या पूरा लिख देते हैं, जनरली बोला जाता है। ठीक है, नॉन मेटल्स फॉर्म्ड एनायन। ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स फॉर्म्ड एनायन। तो ठीक है, दो टाइप के होते हैं, केटायन और एनायन। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं पॉजिटिव, तो आपको पता है स्टेबिलिटी के लिए सब काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं कि सर ऑक्सीजन के ऊपर -2 ही क्यों आया, सर नाइट्रोजन के ऊपर -3 क्यों आया। ये सब क्या कर रहे हैं, स्टेबल है। क्योंकि हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो आयंस के अंदर भी Cl के ऊपर -2 क्यों नहीं आया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं बच्चों कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप तो क्या होगा, 2,8,1। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं रिमूव कर दूं तो क्या हो जाएगा, फिर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो दैट इज स्टेबल। ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं, सोडियम से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूं, Na+ बना दूं, 2,8,1। तो ये क्या हो जाएगा, 2,8, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो चुका है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से रिमूव होते हैं बच्चों, वैलेंस शेल से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होते हैं हमेशा, वैलेंस शेल से। तो क्या बच जाएगा, 2,8। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। सोडियम कभी भी एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। दिस इज ए केटायन, दिस इज ए केटायन। सेम, क्योंकि स्टेबिलिटी आ गई, दिस इज ए स्टेबल, दिस इज ए स्टेबल। ऑक्सीजन की बात करें कि सर ऑक्सीजन में क्या हुआ कि O-2 बन चुका है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर 6 इलेक्ट्रॉन भी तो लूज कर सकता है। अब आप सोचें कि ऑक्सीजन वैसे छोटा सा एलिमेंट है और ऑक्सीजन से 6 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। कर सकते हैं बट कन्वीनियंट नहीं है। उसके कंपेयर में हम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को बाहर से दे दें, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपने बाहर से दे दिए तो आसानी से कर लेगा। 6 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमको वो काम करना है जो कन्वीनियंट हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवा दे तो क्या बचेगा बच्चों, O2-, क्या बचेगा 2,8, ये स्टेबल हो जाएगा। तो एवरीबडी इज क्लियर, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एनायन का फॉर्म क्यों कर रहे हैं, केटायन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी का मेन कंसेप्ट होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। इसमें छोटे छोटे टॉपिक आएंगे कि जैसे एक होता है हमारे पास मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन, ये भी इसके ही पार्ट है आयन के। नाम से लग रहा है मोनो का मतलब है एक और सिंगल एटम है और आयन है। तो मोनो एटॉमिक आयन का मतलब होता है दोज आयन विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एटम। तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं डेफिनेशन, आयन विच आर फॉर्म्ड, आयन विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एटम। ऐसे आयन जो मोनो का मतलब होता है सिंगल और आयन बनाने हैं, तो सिंगल एटम होना चाहिए, उससे आयन जनरेट होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। इसी के पार्ट हैं
छोटे छोटे पार्ट है, कभी कभी ओलंपियाड में पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा मोनोएटॉमिक आयन का एग्जाम्पल है। तो आपको कुछ नहीं देखना, सिंगल एटम चेक करना है, उस सिंगल एटम पे चेक कर लेंगे, उस पर पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो आयन विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एटम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मोनोएटॉमिक आयन। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे एग्जाम्पल, जैसे Na+, दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है, Cl-, Br-, Li+, ठीक है, Ca+2 एटसेट्रा। सर क्या पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, दिस इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है। इसके बाद होता है एक वर्ड होता है हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन। देखते हैं कि पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है। देखिए सेकंड, इसका एक और पार्ट पॉली एटॉमिक आयन, मतलब नाम से पता लग रहा है इसमें पॉली एटम होंगे, मतलब एक से ज़्यादा एटम होंगे। तो आयन विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ एटम, लिख सकते हैं आयन विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। ऐसे आयन जो पॉली एटॉमिक का मतलब है जो एक से ज़्यादा एटम से जनरेट होंगे, पहली बात तो नाम से पता लग रहा है, और उस ग्रुप ऑफ एटम ही होगा वो, ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर जो भी आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, दैट इज द पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। तो लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल बताओ सर, ये तो हम समझ में आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल SO4 2-, ये पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक है, आयन नहीं बोला है मैंने, पॉली एटॉमिक है। सल्फर और 4 ऑक्सीजन के एटम एक से ज़्यादा है, वहाँ पे देख लें सिंगल एटम था, सिंगल एटम से फॉर्म हो रहते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है SO4, एक होता है SO3 2-, एक होता है PO4 3-, एक होता है PO3 3-, एक होता है NH4+, ठीक है। और देख लेते हैं, हाँ, एक होता है NO3-, एक होता है NO2-। ये सब हमारे पास क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस आ गया ना, ठीक है। और सर इसका नाम, इसको बोलते हैं हम सल्फेट। क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फेट। ये पढ़ेंगे आने वाला टाइम में, सल्फेट आयन। ये होता है सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, ठीक है। इसी को बोलते हैं फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ठीक है। जिसे सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, फॉस्फेट आयन, इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन। सर आयन क्यों लिखा? क्योंकि अगर आयन लिखना है आपको, ये लिखना है कि फॉस्फाइड एनायन, नहीं, फॉस्फाइड आयन, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ये केवल सिग्निफाई करता है बच्चों कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है। अगर लूज करेगा तो पॉजिटिव और गेन करेगा तो नेगेटिव, केवल आयन लिखा जाता है। इसका नाम होता है अमोनियम आयन। क्या होता है बच्चों? अमोनियम आयन। इसका क्या नाम होता है? नाइट्रेट आयन। इसका होता है नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट, ठीक है। नाम पता होगा, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट्स आयन, ये सब हमारे पास क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक आयन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका सिमिलर टाइप है, इसी का भाई है बच्चों, उसको बोलते हैं हम रेडिकल। रेडिकल लगभग सेम ही है, ठीक है। तो रेडिकल एक अलग से टर्मिनोलॉजी यूज कर रखी है आयन के केस में, लगभग इसी का छोटा भाई मान लो आप, इसी का सिमिलर भाई है, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक आयन के बाद हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक रेडिकल्स। देखें, ठीक है। तो रेडिकल की बात करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखें रेडिकल, रेडिकल का मतलब क्या होता है बच्चों? रेडिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज। अब चार्ज है तो उसमें भी चार्ज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसी का भाई है, इसका मतलब समझ ले, इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज। स्पीशीज
मतलब इसी का भाई आयन, मतलब आयन भी बोल सकते हैं, लगभग सिमिलर ही टर्म्स है, बस टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी रेडिकल। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज फर्स्ट डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। नाम से पता लग रहा होगा। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं रेडिकल्स को कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। इसको फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज ए होता है हमारे पास एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, और सेकेंड वन होता है हमारे पास बेसिक रेडिकल। ठीक है, एसिडिक रेडिकल और एक होता है बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल का मतलब होता है वही चार्ज स्पीशीज है जो, ठीक है, एसिडिक रेडिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, वो भी चार्ज स्पीशीज है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, एसिडिक रेडिकल का मतलब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ये क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ये क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। ठीक है, दिस इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। एग्जाम्पल जैसे Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस एटसेट्रा। ये सब क्या होंगे हमारे पास, एसिडिक रेडिकल होंगे। बेसिक रेडिकल का मतलब क्या होगा बच्चों, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे, लाइक Na प्लस, NH4 प्लस, और देख लो आप Sr प्लस 2, स्ट्रोंशियम प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2 एटसेट्रा। ये सब हमारे पास क्या होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेस पे। केवल भाई ये इसका आयन का ही भाई ये रेडिकल, ध्यान रखें बच्चों। ठीक है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिसके ऊपर नेगेटिव होगा वो उसको एसिडिक रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है, और बेसिक रेडिकल का मतलब है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और कहने का मतलब है तो मेटल क्या बनाती है, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्म करती है, तो मतलब वो बेसिक रेडिकल होंगे। ठीक है, और नॉन मेटल क्या बनाती है, नॉन मेटल क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो नेगेटिव बनाती है, तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या होगी हमारे पास, एसिडिक रेडिकल होगी। और आपको पता है कि नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। लाइक सुना होगा आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, वो सब हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और बेसिक नेचर का मतलब है जैसे आपने सुना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na के ऊपर +1 है, तो ये सब क्या बनाएगी, बेसिक रेडिकल बनाएगी। ठीक है, उसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट के बेस पे सिंपल रेडिकल एंड कंपाउंड रेडिकल। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इनको भी। एक करते हैं फर्स्ट सिंपल रेडिकल और सेकेंड भी कंपाउंड रेडिकल। नाम ही पता लग गया, नाम से पता लग रहा है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों को घबराने, सिंपल रेडिकल का मतलब है एलिमेंट के बेस पर डिवाइड कर रहे हैं इनको। सिंपल रेडिकल का मतलब है जो इट इज फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, फॉर्म्ड ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, वन टाइप ऑफ एलिमेंट। सिंपल रेडिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, जो ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट से फॉर्म्ड होता है। कंपाउंड रेडिकल का मतलब क्या होता है, जो मोर देन वन, ठीक है, फॉर्म्ड मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल सिंपल, जैसे Cl माइनस, F माइनस, ये एक ही टाइप के एलिमेंट से बना। कंपाउंड रेडिकल का मतलब है SO4 2 माइनस, NH4 प्लस, जो कंपाउंड की फॉर्म में होगा, और ले लिया आपने लिख लिया ClO3 माइनस एटसेट्रा। दिस इज ए क्लोरेट आयन, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। दिस इज ए
क्लोरेट आयन। क्या बोल सकते हैं इसको बेटा? क्लोरेट आयन। ठीक है, दिस इज ए रेडिकल का पार्ट, दिस इज सिंपल पार्ट है। तो रेडिकल और आयन में केवल कोई डिफरेंस नहीं है, केवल एक टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी, लगभग सेम ही है। एसिडिक रेडिकल का मतलब है जो नॉर्मली नॉन मेटल्स बनाती हैं जिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिक रेडिकल का मतलब है जो मेटल फॉर्म करते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड नाम से पता लग रहा है, सिंपल का मतलब है जो सिंगल एलिमेंट बना है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये भी तो हो सकता है Na+। ठीक है, कंपाउंड रेडिकल का मतलब जो कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि एवरी कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल्स, इनको मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं कंपाउंड फॉर्म में। मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट हियर, दैट इज द हमारे पास रेडिकल्स होते हैं। इनमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे जो हमको रिवीजन के टाइम पे जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखते हैं नोट पॉइंट। कभी कभी अगर ओलंपियाड लेवल पे जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नोट देखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है 50 का कि 100 का, जो भी आपको प्यारा है, 100 का, 500 का, 1000 का, जो भी आपको प्यारा है बच्चों। ठीक है, नोट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखें अब मुझे पता है ये न्यूट्रल एटम है सोडियम, दिस इज ए, इसका एटॉमिक नंबर 11, दिस इज ए न्यूट्रल एटम, और एक लिख लिया Na+, ये भी एटॉमिक नंबर 11, दिस इज ए केटायन। तो दोनों में साइज का ऑर्डर चेक कर रहे हैं, किसकी साइज ज़्यादा होगी, किसकी साइज कम होगी। तो सिंपल सा मीनिंग है कि न्यूट्रल एटम की साइज ज़्यादा होती केटायन के केस में। ठीक है, कैसे पता लगा? अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूँ, इसका कितना होता है बच्चों 2,8,1, इसका कितना होता है 2,8। तो आपको यहाँ से दिख भी रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, इसलिए 2,8 केटायन है। तो 2,8,1, ठीक है। तो इसमें कितने शेल हैं? के शेल, एल शेल, एम शेल, के एल एम, 3 शेल है इसमें। इसमें कितने शेल हैं? 2 शेल है, के शेल, एल शेल, राइट। तो इसमें 3 शेल है, इसमें 2 शेल है। तो आपको दिख रहा होगा कि आपको वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ पे 3 नंबर बड़ा होता है, 2 नंबर छोटा होता है। तो 3 बड़ा है 2 से, तो 3 शेल की साइज वैसे ही ज़्यादा होगी 2 शेल से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एलिमेंट। ये पेरेंट एलिमेंट स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम लिख लेते हैं, पेरेंट एलिमेंट भी बोल देते हैं कोई टीचर इसको, न्यूट्रल एटम। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है कि हमेशा ध्यान रखें, 5 स्टार लगा लें कि मतलब कहने का मतलब है केटायन की साइज क्या होगी बच्चों? कम होगी न्यूट्रल एटम से, मतलब इसकी साइज ज़्यादा होगी। दैट इज द ऑर्डर। देख सकते हैं यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ पे 2 शेल है, तो 3 शेल की साइज हमेशा ज़्यादा होगी। 3 रुपये ज़्यादा होते हैं 2 रुपये कम से, किन से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? एनायन की केस की बात करें, जैसे ऑक्सीजन ले लें, चलो इसको थोड़ा दूर लिखते हैं बच्चों, यहाँ नहीं लिखते, ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, इसी का भाई, सेकंड भाई एनायन की बात करते हैं, 4 एनायन। एनायन की बात करें, एनायन के लिए देखें, जैसे ऑक्सीजन देखें और एक O2- देखें। सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं क्योंकि हमको समझना है। इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 8, दोनों का एटॉमिक नंबर लिख लिया, दिस इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, इसका कितना हुआ 2,8, स्टेबल है। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक 2,6। देखें इसमें कितने प्रोटॉन है बच्चों? इसका एटॉमिक मास लिखता हूँ 16 होता है, इसका एटॉमिक मास भी 16 होता है। देखें इसमें कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन। न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8।
इसमें कितने प्रोटॉन है बच्चों? प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर प्रोटॉन चेंज कर दिया आपने बच्चों तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा ना, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इसमें न्यूट्रॉन 8। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? 16 में से 8 माइनस कर दें और न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि न्यूट्रॉन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन से काम है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, पहली बात तो। अब आप देखें यहाँ पे क्या कर रहा था, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड कर रहा था बच्चों, ईजिली। मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड कर सकता है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा तो एक एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से जकड़ लेगा अपनी तरफ, ठीक है। बट यहाँ पे 8 प्रोटॉन है और कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन को, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करता है बच्चों? रिपेल करता है, ठीक है। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ऐसा हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। जो भी सिमिलर चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आसानी से होल्ड कर रहा था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों ने क्या कर दिया बच्चों? रिपल्शन फैला दिया, रिपल्शन को जनरेट कर दिया। तो रिपल्शन को तो 8 प्रोटॉन डज नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को होल्ड, बट रिपल्शन तो थोड़ा बहुत फैलाएंगे इसे। रिपल्शन की वजह से साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रीजन क्या है बच्चों? रिपल्शन। रीजन क्या है बच्चों? रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से क्या हो जाती है? साइज बढ़ जाती है। तो रीजन लिख सकते हैं यहाँ पर, रीजन की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ। ड्यू टू रिपल्शन द साइज विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, रिपल्शन की वजह से साइज इंक्रीज हो जाती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 5 स्टार लगा के, द साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन size of anion is always greater than neutral atom, corresponding atom neutral atom, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट थे, दोनों ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो आप समझ सकते हैं कि साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। देख लो, एनायन की साइज हमेशा ज़्यादा है कैटायन, ड्यू टू, रीजन लिख लें ड्यू टू रिपल्शन। रीजन लिखना चाहो तो लिख लें बच्चों, क्योंकि पता होना चाहिए। ड्यू टू रिपल्शन साइज विल बी इंक्रीज, साइज विल बी इंक्रीज। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कम है, तो नंबर ऑफ शेल कम होंगे तो साइज विल बी डिक्रीज, ऐसा लिख सकते हैं। रीज़न आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी अगर आप रीज़न लिखना चाहें बच्चों, सिंपल सा रीज़न, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज तो साइज विल बी इंक्रीज, दिस इज ए साइन ऑफ इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो साइज भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक जनरल ट्रेंड्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट था आयन का, आयन के अंदर हमने ये पढ़ लिया। अब छोटा मोटा पार्ट आता है कि जो हमारे बॉन्ड का पार्ट होता है, कुछ जो भी कंपाउंड होते हैं उनके बीच में कोई जैसे हाइड्रोजन है और H2 है, तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो बच्चों ये आज के लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसी भी एटम के बीच में जो भी अट्रैक्शंस होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने पढ़ा था हाइड्रोजन और H2, तो हाइड्रोजन और H2 बनाने की ज़रूरत क्या पड़ रही, क्योंकि आपने बोला था सर स्टेबल होता है H2। ऐसे आपने नाम सुना होगा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड भी क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है, तो उनके बीच में भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, तभी तो NaCl बना होगा, मतलब स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए मतलब हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक एटम को देखा और मॉलिक्यूल को देखा, तो एटम से मॉलिक्यूल बना स्टेबिलिटी के लिए। मॉलिक्यूल बन तो गया है, मतलब वो आपस में चिपक तो चुके हैं, तो चिपकेंगे ना कुछ उसके अंदर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, कुछ ना कुछ बाइंडिंग फोर्स वर्क करेगा। तो वो क्या होगा, कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगी सर, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए
ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर था। तो थैंक यू वेरी मच। ओके।